तो आपकी जर्नी में 12 साल में आपने कितना परसेंटेज CAGR किया होगा एंड आप पैसा भी मैनेज करते हो या एडवाइस करते हो? एडवाइस करता हूँ एंड वो एडवाइस का टोटल पूल इज अपवर्ड्स ऑफ 400-500 CR। वाओ, 2 ईयर का कैगर इज अपवर्ड्स ऑफ 35-36%। गॉट इट। उसका भी रीजन है, वो मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या रीजन है इसका? आज के हमारे गेस्ट है अपूर्वा शर्मा, रास कैपिटल के फाउंडर। आज हम समझेंगे कि अगर कॉपर का प्राइस सिर्फ 20% बढ़ता है तो कैसे कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का प्रॉफिट सीधा 60% तक जंप कर सकता है और आप इस पावरफुल ट्रेंड से कैसे फायदा उठा सकते हैं। वो कंपनी 11 रुपए में हमने इन्वेस्ट किया था, आज वो कुछ 110 रुपए के आसपास चल रही है। और वो कंपनी इंडिया की ओनली कंपनी जो फीमेल कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग में है। लोग को धंधा ही नहीं समझ में आता सबसे पहले होता क्या है। क्या होता है? तो अभी डू यू थिंक इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ब्राजील मार्केट? इंडियन इकोनॉमी जो 2021 में थी, आई फील ब्राजीलियन इकोनॉमीज आर ऑन दैट मच। 200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का। वो एक एक्स बड़े इन्वेस्टर के पास गया, उसने बोला कि आप मेरी कंपनी का 2% लो, अगर कंपनी का भाव नीचे जाता है देन आई विल बेयर द लॉस। बट जब तक आप कंपनी में हो आपको वो पोजीशन लेके रखना पड़ेगा, बिकॉज योर नेम इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। हमारे पास एक इन्वेस्टर है जो 5 लाख का पोर्टफोलियो भी है, हमारे पास इन्वेस्टर है जिसका 5,000 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है। 5,000 crores, वाओ। तो अभी आपको कितने साल हो गए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए? अपवर्ड्स ऑफ 12 years, 12 साल से 12 आप साल कर के रहे आसपास। हैं। एंड आपने कब डिसाइड किया कि अभी फुल टाइम मुझे स्टॉक मार्केट्स में जाना है? जब सीए ड्रॉप करने का प्लान किया, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब फैमिली बिजनेस हमेशा पिगमेंट्स में रहा है, तो वो इंडस्ट्री कभी मुझे इतना फैसिनेट किया नहीं है। और मेरे फादर भी एक टाइम तक बोलते थे कि ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन पिगमेंट्स, सनसेट इंडस्ट्री है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सो अपने आर्टिकलशिप टाइम पे मैंने डेलॉइट में था, वो टाइम पे म्यूचुअल फंड्स की टीम में था ऑडिट करते वक्त। सो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ये सारी कंपनी में एज अ वाउचिंग वेरिफिकेशन का काम दिया गया था मुझे। तो जो भी डील टिकट्स आती थी कि एचडीएफसी की ये स्कीम क्या बाय कर रही है, क्या सेल कर रही है, उसके डील टिकट्स को वेरीफाई करता था मैं। तो मैं हर दिन देख रहा हूँ कि आज आईटीसी खरीद रहे हैं, आज ये खरीद रहे हैं, कल बेच भी रहे हैं। वहाँ से फर्स्ट ट्रिगर आया मेरी लाइफ में कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा और डाइसेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। एंड देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसमें फिर डीप ही जाते गए। तो बैकवर्ड इंटीग्रेट आप बोल सकते हो। तो आपके जर्नी में 12 साल में आपने कितना परसेंटेज CAGR किया होगा एंड आप पैसा भी मैनेज करते हो या एडवाइस करते हो? एडवाइस करता हूँ एंड वो एडवाइस का टोटल पूल इज अपवर्ड्स ऑफ 400-500 CR। वाओ, एंड कैगर मैं अगर लास्ट 2 years का ही पकड़ूं, बिकॉज वी वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स इन इंडियन मार्केट्स। एवरी ईयर 2 year का कैगर इज अपवर्ड्स ऑफ 35-36%। गॉट इट। एंड उसका भी रीजन है, वो मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या रीजन है उसका? We pivoted from Indian markets अच्छा, in okay. 2024 second half, and we pivoted towards markets which were offering much better risk reward outside India. So that happened to be either China or some select pockets of miners. Now we have pivoted to Brazil, Latin America. It's a part of Latin America only. And now we are looking into very small parts of Africa. Not invested there, but yet. मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। HSBC का एक म्यूचुअल फंड था जो ब्राज़ील के इसमें माइनर्स और ये कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता था। उस पे काफ़ी मतलब अच्छा रिटर्न आया था मेरा। आई थिंक लास्ट 1 ईयर कुछ 40-45% प्लस रिटर्न आया था। द इंडेक्स इटसेल्फ इज अप 30-35%, तो म्यूचुअल फंड उसके ऊपर ही होगा। 30-35% प्लस है इंडेक्स। पूरी ब्राजील इकोनॉमी इज अवेलेबल एट अ पी ऑफ 10। ओके, एंड दैट इज वेरी लेस। That is very less. India is today at forward P of 19-20. And Brazil, after 15-20 years of political instability, is now coming out from that slumber period. और आज वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ब्राजील है, बिगेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री ब्राजील है। दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनी कॉल्ड एज पेट्रोबास। एंड द स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड टू पुट देयर गुड कैपिटल इन लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज, बिकॉज अंडर वैल्यूड है। व्हेन यू कंपेयर इट विद इंडिया, तो जो फॉरवर्ड पी पे 20 पे मिल रहा है, अगर आपको फॉरवर्ड पी पे कोई
पूरी इकोनॉमी 9 या 10 के पी पे मिल रही है, आई वुड रादर गो एंड इन्वेस्ट माय मनी देयर। क्या हो रहा है एग्जैक्टली ब्राजील में, इतना अंडर वैल्यूड क्यों है वो? लास्ट 15-20 साल में ब्राजील हैड लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। उनकी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, वहाँ की निफ्टी 50 कंपनी पकड़ लो आप, पेट्रोबास करके, इट वेंट थ्रू करप्शन एंड गवर्नेंस इश्यूज। So lot of companies went through such issues. स्मार्ट मनी का भरोसा उठ गया था वो कंपनी से। 2000 एरा में चाइना ने ब्राजील से आयरन और कॉफी शुगर बहुत खरीदे। फिर वो कमोडिटी साइकिल बर्स्ट हुआ, ब्राजील लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स अर्निंग, पूरा जो फोकस था इक्विटी मार्केट्स में आ गया था, और इंक्लूडिंग दिस करप्शन एंड पॉलिटिकल इश्यूज, वो एक बहुत बड़े बेयर साइकिल में चला गया। अब आफ्टर सो मेनी इयर्स द कमोडिटी एज अ थीम हैज अगेन कम बैक। सो ब्राजील के पास ऑलवेज वो एसेट था, कॉफी हमेशा से था, आयरन ओर हमेशा से था, अदर रेयर अर्थ हमेशा से था। अभी सिर्फ कमोडिटी का री रेटिंग फिर से हो रहा है। एंड व्हेन इन सिचुएशन जहाँ पर सप्लाई शॉक आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के पॉइंट पे है, सो हर कमोडिटी विल बी सब्जेक्ट टू री रेटिंग इन बिग वे। सो इट वाज ऑलरेडी देयर, अभी सिर्फ कमोडिटी री रेटिंग होगी, जिसकी वजह से ब्राजील हैज गॉटन सो मच अटेंशन। सो कमोडिटी री रेटिंग होती है, इसका मतलब क्या होता है? जब भी इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओवर वैल्यू हो जाता है, स्मार्ट मनी वांट्स टू मूव आउट ऑफ इक्विटीज एंड पार्क देयरसेल्व्स इनटू सेफ एसेट्स। वो सेफ एसेट्स इक्विटीज भी हो सकता है, बट इनटू अंडर वैल्यूड सेक्टर्स। तो वो एसेट क्लास चेंज हो जाता है, सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच ब्राजील के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आया, बिकॉज 15 साल से उसके स्टॉक मार्केट ने कुछ किया नहीं है, तो इक्विटीज सप्रेस थे। बट जब कमोडिटी पे नजर आई, तो पूरी दुनिया में हाईएस्ट कमोडिटी ओन करने वाली वन ऑफ द कंट्रीज इज ब्राजील। तो अभी डू यू थिंक इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ब्राजील मार्केट्स? We believe that at RAS that it is on the verge of one of the biggest secular bull market for the next 5 years. And when you see it in comparison to the other economies, it is very, very cheaply valued. एंड इसमें अगर किसी को ब्राजील में इन्वेस्ट करना है, Yeah. तो इंडिया के थ्रू ब्राजील में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है आज अवेलेबल? There are some mutual fund schemes, but I would rather suggest that even if you are a retail investor, the only effort you have to take is open an account where you get access to investing in US based ETFs. और ऑलरेडी इंडिया के काफी सारे ब्रोकर्स वो दे रहे हैं, मोतीलाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वो कर रहा है, बट देयर आर मेनी अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आपको यूएस के ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। Taking that effort will go a long way into diversifying into global assets, and it is a time. मतलब we only talk to our investors in one scenario. You are all prepared for upside. Everyone is prepared for upside. What if Indian stock market goes for a range in next 3 to 4 years? Are you prepared for that? If not, why don't you diversify into economies which provides much better valuation comfort? Hence, this is the right time. तो कौन से यूएस ETF में इन्वेस्ट करेंगे जिसके थ्रू ब्राजील का एक्सपोजर मिलेगा? There is a ETF called as, goes by the code EWZ. It's a large cap Brazilian ETF. It gives you exposure to most of the top 20-30 Brazilian companies. वो वहाँ का निफ्टी पकड़ लो आप. That is one. Another ETF that we believe should perform well for the next couple of years is ILF. It's again an ETF for Latin America. 60% of Latin America is Brazil itself. So वहाँ पर आपका और थोड़ा diversified approach आ जाता है. ILF क्या है? ILF का फुल फॉर्म? It's iShares Latin American ETF. अच्छा, ओके। Yeah. So both are iShares driven, and both are poised to go a long way from here. When I say long way, मतलब आप पकड़ लो इंडियन इकोनॉमी जो 2021 में थी, I feel Brazilian economies are on that verge. अच्छा। It is a long breakout for Brazilian economy. They are already up 30% last 1 year. तो आप ये समझो, अगर कोविड लो से इंडियन मार्केट्स 20% ऊपर आया, वहां से then again it went 3x. Right. Brazilian stock markets are at that level. There is still a risk of political issues, but it's already priced in. 15 साल तक वो प्राइस इन हो चुका है। कि अगर 1 लाख रुपए है किसी के पास, तो इंडिया में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी कंट्रीज में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड देन ETF इज अ राउट थ्रू विच दे विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। बट आई एम आस्किंग कि ओके, इंडिया में कितना परसेंट होगा, ब्राजील में कितना, चाइना में कितना, यूएस में कितना आपके हिसाब से? बिकॉज नाउ यू हैव diverted from Indian markets and you are like exploring the global markets.
So India, if see, it's our mother country, right? तो मैं तो suggest करूंगा at this given point of time 40-50% India. Okay. उसके ऊपर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो यू डाइवर्सिफाई ईदर इन कंट्रीज लाइक ब्राजील, अ बिगर पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, चाइना वेरी सिलेक्टिवली. दिस शुड, ये 3 कंट्रीज ही मिला के 20-25% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए. वी कैन गो डाउन इन दैट बट देयर इज नो पॉइंट बिकॉज बहुत बड़ा ओशन है वो. उसके अलावा इफ यू स्टिल वांट एक्सपोजर देन देयर आर सम गुड लिक्विड फंड्स अवेलेबल आउट देयर जिससे आप कर सकते हो, बट 100% इंडियन मार्केट इक्विटीज आई विल नेवर डू दैट. सो आप बोल रहे हो 50% लेट्स से इंडिया, हाँ. फिर ब्राजील और चाइना 20-25% 5%. और फिर बाकी का 25%. What we have done is we are invested in some very good pre-IPO transactions which are scheduled to do IPO in next 2 years. So we keep on rolling our investments once we get exit from these investments. So when we understand these transactions हमारे साइड पे, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको ग्रोथ कैपिटल चाहिए एंड दे आर रेडी कि इनको आईपीओ करना है अगले 2 साल में. सो हम एक बड़ा एक्सपोजर वहां पर लेते हैं, कंपनी में बहुत डीप एनालिसिस करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है वो कंपनी के वैल्यू क्रिएटर्स हम बन जाते हैं. अगर कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो वी क्रिएट एन इकोसिस्टम जहां पर उनको गवर्नमेंट के साथ कैसे मिलवाना है, उनको इकोसिस्टम में कैसे अंदर डालना है, कौन से लोगों से मिलाना है जहाँ से उनको ऑर्डर अच्छे मिले, उनको अगर पोल्यूशन बोर्ड में परमिशन देना है तो हु आर द राइट पीपल, वो उनसे मिलवा के देते हैं. कौन ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके आने से द कैप टेबल लुक्स वेरी गुड, ऐसे कौन से लोग हैं जो अब आईपीओ के लिए आपको रेडी करेंगे. तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हम वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं. तो ऑपरेशनली भी उन लोग काफी अच्छा कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट के ऑप्टिक्स से ऑल्सो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड. तो जब आईपीओ का टाइम होता है, कैसा भी मार्केट रहने दो, आपके प्री आईपीओ से आईपीओ के लेवल तक यू सेट ऑन अ मिनिमम 2 to 3x गेन. दिस इज व्हाट वी वांट एटलीस्ट प्री आईपीओ टू आईपीओ की जर्नी में. वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है दैट वी ऑलवेज वांट अ 10 बैगर. तो 10 बैगर पॉसिबल है इंडियन मार्केट में, बट यू हैव टू गो थ्रू अ साइकिल. तो आपने कितने मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा इन योर करियर एंड व्हिच हैज बीन लाइक द बेस्ट 3 or 4 stocks and how much money you made in that? To start with, at least 7 to 8 companies top of my head, और जो one of the finest multi baggers we have searched, we have recommended also. The street also knows there are enough evidence available. One of them is Piccadilly Agro. Another one is Cupid. Another one is Shilchar Technologies, and many more like that. So these investments have delivered a return of anywhere between 10 to 20 to 30x over the period of 3 to 4 years. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा था? Shilchar. कितना? This was anywhere between 38 to 40x. अच्छा, in how much time? 4 years. Wow. And Cupid and Piccadilly? 20x each. अच्छा, in how much time? 3-4 years. Lovely. Can we deep dive into these 3 case studies? So if you can also share your screen and help us understand कि कैसे आपने इनको evaluate किया. सबसे पहले ये companies आपके radar में कैसे आई? Yeah. क्या thesis था आपका? And then when did you decide कि okay exit करना है या कैसे इसको decide किया कि sell करना है? Sure. So let's start with Piccadilly Agro. Sure. ये कंपनी हमारे रेडार में कैसे आई? Our stock selection criteria is, it doesn't go through a filter process. हमारा it comes through talking to people, लोगों से बात करना, मिलना, वो आइडिया कैसे जनरेट होता है उस पर कोई फिल्टर नहीं है. Piccadilly Agro का अंडरस्टैंडिंग ये था that in 2021-22 लास वेगस नेवाडा में एक स्पिरिट्स का कंपटीशन हुआ था. उसमें Piccadilly Agro ने पार्टिसिपेट किया था और वो टाइम पे इनकी बनाई हुई एक विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की इंद्री ने पार्टिसिपेट किया था और वो रनर अप डिक्लेयर हुए थे, नॉट द विनर्स. वहां वो आर्टिकल एक फोर्ब्स के लिंक में आया था, ट्रैवल डाइन के भी लिंक में आया था. दैट आई रेड समवेयर कि एन इंडियन मेड विस्की वाज अ रनर अप. सो दैट कॉट माय अटेंशन कि यार कंपनी जाके देखते, लिमिटेड कंपनी है, जाके देखा तो अराउंड 250-200 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है, विस्की बना रही है और इतना हाई लेवल है कि लास वेगस में स्पिरिट्स के कंपटीशन में भी जाके रनर अप भी जीत लिया. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, हमने फिर डीप डाइव करना चालू किया. द फर्स्ट थिंग दैट केम इन आवर एनालिसिस वाज द प्रमोटर. प्रमोटर वाज द बिगेस्ट रेड फ्लैग हियर. प्रमोटर जो थे वो 20 साल जेल में जाके आए और जेसिका लाल
के मर्डर केस में वो थे अंदर, तो नो वर्ल्ड किल जेसिका वाला जो वो है उन पे ही निकला था। सो अब हाउ डू यू बिल्ड अ कन्विक्शन ऐसे कंपनी में जिसका प्रमोटर 20 साल जेल जाके आया है। सो हमारा यहाँ पर थिंकिंग कैसे निकला कि ये जेल से निकला है, नाउ ही इज ऑन द वर्ज ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ, और ऑलरेडी ये एक बहुत बहुत नोन पॉलिटिशियन का बेटा था, सो ही हैड कनेक्ट्स इन द मार्केट, and through some understanding and sources that we had cultivated over the period of years, उनसे बात करके आए थे और समझ में आया था कि नाउ इनको प्रूव करना है अपना एग्जिस्टेंस, कि इतना बड़ा वो सेटबैक लेके आए हैं, अब लाइफ में कुछ प्रूव करना है। एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द वर्ज ऑफ ट्रायल एरर फॉर मेकिंग न्यू विस्कीज। वहां से हमने एक अंडरस्टैंडिंग लिया कि अब ये ऑल आउट जाने वाला है अपने इंडस्ट्री में और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एंड द फर्स्ट गिवन वाज कि ये लास वेगस में कंपटीशन करके आया और रनर अप किया। दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिगर। फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, सो फार एवरीथिंग लुक गुड। कंपनी ने स्कॉटलैंड में एक सब्सिडरी खोली वहां पर विस्की बनाने के लिए, और अराउंड 50-60 CR का कैपेक्स किया। सो दीज आर थिंग्स जो एक 200-250 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी के लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे है। एंड नाउ इट वांट्स कि भाई आप मुझे रिकग्नाइज करो बिकॉज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके लिए वर्ल्ड अप्रिशिएट करेगी इन गिवन टाइम। सो जस्ट ओनली रेड फ्लैग, प्रमोटर रेड फ्लैग था। और द कंपनीज जो हम रिसर्च करते हैं वहां पर प्रमोटर का रेड फ्लैग के बेसिस पे आप कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो, बट यहां पर कुछ ऐसा था जो मैं इग्नोर नहीं कर पाया कि लोग फिर से कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हैं और रनर अप है, नेक्स्ट टाइम विनर भी हो सकते हैं। गिवन द फाइनेंशियल्स, देयर कैपेक्स, देयर रीच टू स्कॉटलैंड, which is the whiskey capital almost of the world, we took a position and we recommended also Piccadilly Agro at 36, 39, 48 तक हमने उसको आगे pyramid किया। And now 2023 they were declared the best whiskey in the world। उनका दिवाली एडिशन निकला था। And in 3-4 years their sales doubled। Now they are a B2C company। Earlier तक ये कंपनी शुगर और एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। Now they have shifted from a sugar टू अ डिस्टिलरी कंपनी जहां पर मार्जिन ज्यादा है, B2C एक्सपोजर है, प्राइजेस नेगोशिएट नहीं हो सकते, और अभी वर्ल्ड का बेस्ट विस्की बन के आई है, तो प्राइजेस विल स्काई रॉकेट। एंड ये नैरेटिव के बेसिस पे इट वेंट अप टू 800,000 फ्रॉम 38-39। वी एग्जिटेड एनीवेयर बिटवीन 760 to 800 लेवल्स, बट देन वो अगेन 1000 तक गया एंड देन देयर वी आर। तो इसमें ये क्या है, एक्सपैंडेड बीटिंग, ये क्या होता है? पी एंड मार्केट कैप टू सेल्स। सो whenever we enter into any company investment wise, हम चाहते हैं कि वो कंपनी का स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत लो रहे, रेडार में ना आए। हम नहीं चाहते कि वो कंपनी में कोई FII DII आए। मैं नहीं चाहता म्यूचुअल फंड मेरे कंपनीज में आए। और स्टार्टिंग वैल्यूएशन लो मतलब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक रीजनेबल एवरेज के नीचे है, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 1 के नीचे है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू इफ 1 के नीचे है तो इट इज अगेन अ गुड थिंग। तो दीज आर ऑल लेवल जिस बेसिस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी चीपली वैल्यूड होता है। सो व्हेन वी एंटर्ड ऑल दीज लेवल्स वर टिक मार्क इन दिस कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के नीचे था, उसका मार्केट कैप टू सेल्स 1 के नीचे था, दे हैड अ वेरी बिग ब्रांड इन मेकिंग, प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं हुआ था, एवरीथिंग इन चेक। द बिगेस्ट रेड फ्लैग वाज द प्रमोटर, बट हमने उसको भी साइड में रख के इनके प्रोडक्ट लॉन्च पे ज्यादा फोकस किया। एंड व्हेन वी एग्जिटेड व्हेन द लॉन्ग टर्म एवरेजेस गो 2 to 3x अबव देयर मीडियन। तो जब कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 8-9 हो गया, कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 50 के ऊपर चला गया, देन वी स्टार्टेड बुकिंग आवर पोजीशन। बिकॉज ये एवरेज तभी आता है मार्केट का जब मार्केट बोलती है कि आप हर साल 50-60% ग्रो करने वाले हो, और कोई भी टाइम ग्रोथ इसके नीचे आता है, द प्राइस स्टार्ट्स टू रीड इट ऑन द डाउन साइड। तो हमने फिर वहां पर कंप्लीटली बुक करना स्टार्ट किया। वी आर नॉट हम ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है जो 10-20-25 साल तक एक कंपनी को पकड़ के रखेंगे। जहां पर एक बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है विथ अस कमिंग इनटू द पिक्चर और हम कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, वी टेक अ रीजनेबल पोजीशन। और हमारा पोजीशन कभी कभी 1, 2, 3, 10% तक जाता है कंपनी के अंदर। अच्छा, कंपनी का 1 to 10%? Yeah. वाओ। ये कंपनी का क्या मार्केट कैप था जब आपने एंटर किया? व्हेन वी एंटर्ड इट मस्ट बी 2 to 50 CR के आसपास। अच्छा, ओके।
एक्चुअली लिखा है स्केल एक्सप्लोजन 340 CR to 6750 CR। या सो वाओ। 340 CR तो जब हमने फाइनल पोजीशन अपना बनाया था, हम तो 2-250 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट होना चालू हो गए थे। अच्छा। Yeah. ओके। एंड देन वी एग्जिटेड एनीवेयर बिटवीन 7.5-8,000 करोड़ मार्केट कैप। अच्छा, ओके। वाओ। एंड यू सेड कि 1 to 10%, सो आपने मिनिमम 2.5-3 करोड़ तो डाला ही होगा इसमें कलेक्टिवली, दिस इज मी, ऑल माय इन्वेस्टर्स टुगेदर। यस, या मिनिमम। अच्छा, गॉट इट। एंड इसके जो फंडामेंटल्स थे वो आपने कैसे स्टडी किए थे? लाइक फॉर एग्जांपल इसका यूनिट इकोनॉमिक्स, बिजनेस मॉडल वो कैसे होता है, एंड हाउ डीप यू गो इनटू रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस मॉडल? सो व्हेन हम जब भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, फॉर अस टू टेक अ पोजीशन, हमारे 3-4 नॉन नेगोशिएबल फैक्ट्स हैं। नंबर 1, कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 10 to 15 years ऑफ हिस्ट्री। 10-12 साल अगर वो इन्वेस्टेड है खुद मार्केट में, तो उसने साइकिल्स देखे। तो बैड साइकिल्स में क्या इसने अपने आप को कंट्रोल में रखा है, इन गुड साइकिल्स में इसने अपने आप को कैपिटलाइज किया है, ये हम यूजुअली हर कंपनी में देखते हैं, फर्स्ट। दूसरी बात, प्रमोटर पेडिग्री। सो प्रमोटर एनालिसिस एक बात होती है, प्रमोटर पेडिग्री अनदर होती है। पेडिग्री मतलब कितनी भूख इसमें है अपने आप को यहां से और ग्रो करने के लिए। अगर इसमें वो हंगर है, वो अचीव करने का एक बड़ा विजन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ही प्रमोटर मार्केट कैप बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड रहता है। आप कितना भी अच्छा धंधा कर लो, अगर आप अपना मार्केट कैप कंपनी का बढ़ा नहीं पा रहे, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे, कुछ फायदा नहीं है। तो अगर कोई प्रमोटर हंगर दिखा रहा है कि यस मुझे 500 से 5,000 जाना है, विच इज अ वेरी बिग क्लेम, फिर हमारी एनालिसिस होती है कि वो कैसे कर पाएगा, ये ग्रोथ फाइनेंस कैसे होएगा, उतना बड़ा सामने मार्केट है क्या उसको सफाइस करने के लिए। तुमने बोल दिया हम मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री, डिस्टिलरी वाला, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की इन द वर्ल्ड। सो फॉर हिम टू सेल विस्की इन इंडिया इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अगर इसका कनेक्ट्स है मार्केट में, अगर वो वर्ल्ड की बेस्ट विस्की बन पा रही है, वो ऑफ शेल्फ इजीली सेल हो जाएगी। तो हमने कुछ डिस्टिलरीज का खुद का एनालिसिस किया, रेडिको खेतान कैसे कर रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कैसे किया है, अपने आप को बढ़ाया है, क्या पिकेडेली एग्रो वो कर रही है? ऑनेस्टली नहीं। द ओनली बिगेस्ट बेट वॉज देम एबल टू गेट इंद्री ऑन बोर्ड, और वो इंद्री के बेसिस पे ही कंपनी रीरेट हुई, नथिंग एल्स। जैसे ही इंद्री का हो हवा खत्म हुआ, वी आर आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये था क्या इंद्री एग्जैक्टली? इट्स अ सिंगल मॉल्ट विस्की, हम्म। और मेरे ख्याल से लास्ट 2 years में दिस सेल्स हैव ट्रिपल्ड, बिकॉज दुनिया का हर इंसान इंद्री पीना चाहता है, और अ कंट्री जो बिगेस्ट विस्की कंज्यूमिंग है, दे ऑलवेज वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, एंड दैट टू एन इंडियन ब्रांड, व्हाई नॉट? स्कॉटलैंड आप बोल रहे हो? स्कॉटलैंड में तो उनका सब्सिडरी था, बट बनाई तो इंडियन कंपनी ने, पिकेडली। सो दैट बिकेम अ बिग 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 थिंग। और एक B2B कंपनी शिफ्ट हुई है B2C से, राइट? तो वो चीज जो शेल्फ पे डायरेक्टली बिक रही है इजीली, दैट इज अ बिग री-रेटिंग फॉर एनी इंडस्ट्री। तो कोई भी कंपनी अगर B2B से B2C कन्वर्ट कर रही है, वहां पर बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपांशन होता है, बिकॉज जब आप बिजनेस टू बिजनेस धंधा कर रहे हो, तभी नेगोशिएशंस बहुत होते हैं। बड़ा जब आप कंज्यूमर के साथ धंधा कर रहे हो, वहां पर आप नेगोशिएट थोड़ी करते। व्हेन यू सेल मैगी, व्हेन यू सेल ब्रेड, आपसे कंज्यूमर आके थोड़ी बोलता है मुझे आप मैगी 10 रुपए की 8 में दो, आपको 10 में ही लेना पड़ेगा। सो एवरी कंपनी जो कंज्यूमर की तरफ फोकस कर रही है और वो ब्रांड उसका चल जाता है, देन इट्स अ कंपाउंडिंग स्टोरी फॉर रेस्ट ऑफ द साइकिल इट एग्जिस्ट्स। शिलचर का क्या स्टोरी है? उसमें कितना पैसा डाला था आपने एंड कितना हुआ? शिलचर वी एग्जिटेड अर्ली, बट उसमें हमने अराउंड 13-14x बनाया। कंपनी तो 30x तक चली गई थी, सिर्फ एक रीजन की वजह से, इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ बिगेस्ट एनर्जी पावर ट्रांसफॉर्मेशन। 2021 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये स्कीम का एक ही पर्पस था कि जितने भी यूटिलिटीज हैं और डिस्कॉम्स हैं, उनका ATC लॉसेस कम करना है। तो उसके लिए जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स थे, या तो वो रिप्लेस होंगे या तो वो नए आ जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी को काफी हद तक अच्छा करता है। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज थी, उनको सडनली यूटिलिटीज और डिस्कॉम से ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए, और ये सारी कंपनीज थी जिनका कैपेसिटीज ऑलरेडी मार्केट में था। अभी सडनली इतना ग्रोथ आ गया कि इनकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी यूज होने लगी और ऑपरेटिंग एवरेज बड़ा किक इन हुआ।
ये तो सब का मतलब क्या होता है? सो एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करोगे? यस, तो और उसके पहले ये कंपनी करती क्या एग्जैक्टली? ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफार्मर बनाती है। तो ट्रांसफार्मर यूज बहुत बड़ा साइज का होता है और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस में लगते हैं। और ट्रांसफार्मर का यूजुअली काम ये होता है कि स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी पास हो राइट फ्रॉम द ग्रिड टू आपके घर पे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाते हैं। फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर्स हो गए, ऑटो रिक्लोजर्स हो गए, सेक्शनलाइजर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साइज में भी बड़ा होता है। अभी कैपेसिटी का कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आप 100 चीज अपने फैक्ट्री में बना रहे हो बट बिक रही है सिर्फ 50 चीज। फिर 2-3 साल बाद कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी निकाली और अब आप जो 50 यूनिट बेचते थे वो सडनली 80-90 यूनिट बेचने लगे बिकॉज मार्केट से डिमांड बहुत ज्यादा आ गया। आपके पास कैपेसिटी तो रेडी थी, आप तो उतना ही फिक्स कॉस्ट डाल रहे हो हर साल, तो अभी आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 40-50% से, बट आपका जो पैट है वो 3-4x हो रहा है बिकॉज आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है वो एडिशनल सेल्स करने के लिए, वो तो रेडी था आपका। दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये सारी कंपनीज जो इतने साल से कैपेसिटीज पे बैठी थी, सडनली गवर्नमेंट की तरफ से इतने ऑर्डर आ गए कि उनका सेल्स शूट अप हुआ, बट जो उनका पैट मार्जिन था वो इतने शूट अप हो गए कि वो रीरेट होते 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 30-40x हो गए। दिस वॉज द बिगेस्ट 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 थिंग इंडियन मार्केट्स के लिए। और जब आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये होने जा रहा है, तब तक तो कंपनी 20-30x हो गई है, तब आप क्या ही इन्वेस्ट करोगे। सो इसके लिए वो स्मॉल माइक्रो कैप में दैट एक फैक्टर और एक पॉलिसी कंपनी की कुंडली बदल देती है। पिकेडिली एग्रो के लिए इंद्री का वर्ल्ड का बेस्ट विस्की होना था। फॉर शिल्चर गवर्नमेंट के स्कीम्स जो ट्रांसफार्मर को आगे कर रहे थे। क्यूपिड के केस में एंटरिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आदित्य कुमार हलवासिया, वो कंपनी पोस्ट स्प्लिट 11 रुपए में हमने इन्वेस्ट किया था, आज वो कुछ 110 रुपए के आसपास चल रही है। और वो कंपनी इंडिया की ओनली कंपनी जो फीमेल कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग में है। लोग को धंधा ही नहीं समझ में आता सबसे पहले होता क्या है क्या होता है? फीमेल कॉन्डोम्स, किसको आइडिया ही नहीं क्या होता है। हाँ, थोड़ा बताओगे? सो यूजुअली इंडिया में इतना वाइडली यूज में नहीं आता है फीमेल कॉन्डोम्स, बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, अफ्रीका हो गया, वहां पर सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है। सो वहां पर अलग अलग टीम्स जाती हैं ये चीज के लिए, और वहां पर वुमेन्स को ज्यादा एजुकेट किया जाता है और उनको ये प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप ज्यादा अवेयर रहो। एंड ये इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो यूएन करवाता है और यूएन फीमेल कॉन्डम्स को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और क्यूपिड वर्ल्ड की 3rd-4th कंपनी ही थी जो फीमेल कॉन्डम्स बनाती है। एंड अब वो कंपनी है 25-30% का मार्जिन कर रही है सालों तक। हमने इसमें प्री स्प्लिट इन्वेस्ट किया था 200-250 रुपए के आसपास। डिसेंट कंपनी अपना रेवेन्यू कर रही है, मार्जिन काफी अच्छा है, 200-250 करोड़ के मार्केट कैप पे। और जो प्रमोटर है 70 ईयर्स ओल्ड। मेरा एक क्वेश्चन था कि अब आगे नेक्स्ट कौन इसका जनरेशन है जो संभालेगा। कंपनी के पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी तक लोग ही नहीं समझ पा रहे, मार्केट क्या समझेगा, और आगे जाके इसको बढ़ाना कैसे, ये अपने इंडस्ट्री को 2-3x कैसे करेगा। सो हम कॉल्स इनके इन्वेस्टर कॉन कॉल में जाते थे, क्वेश्चन आंसर्स होता था, बट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा था। प्रोडक्ट अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, प्रमोटर ने अच्छा काम कर लिया, बट आगे कौन क्या करेगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री है आपके पास, इतना डिमांड है बाहर उसका ओवरऑल मार्केट में, पर आप उसको बाहर लेके कैसे जाओगे। सो मोस्ट हमारे कुछ वो टाइम पे 10-15 इन्वेस्टर्स ही थे जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, उसमें से 80% इन्वेस्टर्स निकल गए ये बोल के कि अभी 2 साल हो गया है सर, इसमें से वो रेंज में ही रहा है, कुछ आया नहीं इसमें प्राइस में बम्प ऊपर। तो मैंने बोला कि आप थोड़े टाइम रुकिए, कि इतना समझ में आ रहा है कि सम अदर इन्वेस्टर कैन कम एंड टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स। बिकॉज जब कंपनी ऐसे लेवल पे होती है, जब ही धंधा सेट है, यहाँ पर सिर्फ एक कैटलिस्ट के आने की जरूरत है, तभी एक बहुत बड़ा री रेटिंग हो जाता है। तो मैं इन्वेस्टेड रहा, मेरे कुछ 3-4 इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टेड रहे बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग टू देम। एंड एंटर हुए एक इन्वेस्टर, उनका नाम है आदित्य कुमार हलवासिया, वेरी वेरी बिग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर।
और धीरे मार्केट से बाय करते 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 वो कंपनी के ओनर ही बन गए। तो जो ओरिजिनल ओनर थे ओम प्रकाश गर्ग और वीना गर्ग, दे केम आउट एंड दिस गाय बिकेम द ओनर। और फिर इन्होंने अपने हिसाब से कंपनी चलाई और कंपनी को ग्रेट लेंस तक लेके गए। एंड देन प्राइस ऐसा रीरेट हुआ कि लास्ट 1 साल में कंपनी 5x हो गई। इन टाइम्स जब इंडियन मार्केट इज डाउन सो मच, दिस अलोन कंपनी बिकेम 5x। और आज तक आप इंडिया में पूछोगे किसी को, इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक राइट, फीमेल कंडोम वो क्या होता है, तब तक कंपनी ने अपना रिटर्न बना के कहां से कहां कर दिया अपने आप को। दिस इज अनदर स्टोरी दैट पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, और हमने कैपिटलाइज किया। तो जब तक मार्केट ब्रॉड बेस्ड मार्केट समझ पाती है तब तक हम वो इन्वेस्टमेंट से बाहर भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम नहीं चाहते कि FII और DII हमारे काउंटर्स में आए। You also invest in companies with zero debt, right? आपको Yeah. debt नहीं चाहिए basically. हमें कंपनी में डेट इसके लिए नहीं चाहिए बिकॉज एक तो हमारी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 50-200 करोड़ मार्केट कैप, उसमें डेट अगर आ जाता है तो कंपनी का जो वैल्यू है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो हम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं चाहते कि ये कंपनी डेट लेके अपना कुछ बड़ा काम करे। अगर डेट ले भी रही है तो वो डेट के अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट से ज्यादा हो, रिटर्न उसका जो आ रहा है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो। अगर तुम आज अपना ग्रोथ को 500 से 1000 तक लेके जाने वाले हो और तुम ये कैपेसिटी ऐड कर रहे हो डेट के बेसिस पे, और ये डेट का भाव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जहां जो ग्रोथ आप कर रहे हो उसका रिटर्न 10% से ज्यादा हो, ओनली देन वो डेट इज गुड फॉर यू। वरना हम कभी नहीं चाहते कि डेट कंपनी में एसोसिएट हो, वो कंपनी के वैल्यू को श्रिंक कर देता है। और आप ये जो मैक्रो फैक्टर्स है उस पे कितना वेटेज देते हो, जैसे मार्केट कैप टू GDP रेशियो हो गया या तो अलग अलग रेशियोज हो गए, उसको आप कितना क्लोजली इवैल्यूएट करते हो एंड हाउ डू यू डिसाइड बेसिस ऑन दैट? हमें जब पोर्टफोलियो एलोकेशन करना है और जब हमें पोर्टफोलियो रीशफल करना है तभी हम मैक्रोस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है, अगर आपका मैक्रो लेवल इन्फेक्टेड है वो कंपनी के प्राइस पे ट्रिकल डाउन होने ही वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी में हम इन्वेस्टेड है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 2 क्वार्टर में 5x ऊपर गया है, 5x 500%। बट कंपनी का भाव उसके ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ गया है। क्यों ऐसे? बिकॉज काफी गेन्स कंपनी का ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, बट स्टिल 5x गेन कंपनी के पैट पे, जिसमें अदर इनकम भी नहीं है, कोई वन टाइम इनकम भी नहीं है, एक्चुअल में उसने कमाया उतना गेन, तभी भी मार्केट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो इसके लिए नहीं किया बिकॉज शायद मार्केट समझ रहा है कि अगले 1-2 साल में कुछ ऐसे बड़े इवेंट हैं जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट सबड्यूड रह सकते हैं। तो हमने ओवरऑल कॉल क्या लिया फिर वो टाइम पे मार्केट में कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक लिमिटेड एक्सपोजर ही लेते हैं, ऐसा एक्सपोजर कि कल को इंडियन मार्केट यहाँ से 20% गिर भी गया, मुझे ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए, और वो ही हुआ। 2024 सितंबर हमने प्रेस रिलीज दिया था सारे इन्वेस्टर्स को हमारे, और पब्लिक में भी। पीपल वर लाफिंग वो टाइम पे बिकॉज वी वेंट 80% कैश। कभी सितंबर 2024। अच्छा। फर्स्ट हमने अपने इन्वेस्टर्स को बोला था जुलाई 2024 में, और रीजन उसका एक ही था, इलेक्शंस वर ओवर। अब देखो इंडिया इलेक्शंस खत्म हुआ, इंडियन मार्केट का टॉप लग गया था, बिकॉज इंडियन मार्केट्स को खुश करने के लिए गवर्नमेंट को जो भी करना था जीतने के लिए वो गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट आ गई पावर में, अब गवर्नमेंट को आपको फिर से खुश करना है क्या? सेंट्रल लेवल पे नहीं, अब स्टेट लेवल पे धीरे धीरे करके जो भी लाडली बहन, आई डोंट नो व्हाटएवर स्कीम, बट मेजर इलेक्शन में तो वो करके आ गया। तो अभी आपको खुश करने के लिए कोई उसका मोटिवेशन नहीं है, अब उसको अपने आप को ठीक करना है, अभी उसको अपने इंटरेस्ट को ठीक करना है, अपने बैलेंस शीट को ठीक करना है। तो इंडिया का टॉप, इंडियन मार्केट का मेजर टॉप वहां पर लग चुका था जब इलेक्शंस कंप्लीट हुआ। वहां पर हमने एक ब्रॉडर कॉल लिया कि आप इंडियन इक्विटीज से एग्जिट करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये 10 किलोमीटर के मैराथन में हम पहले 2 किलोमीटर में स्प्रिंट कर चुके हैं, 8 किलोमीटर और भागना है, अभी उतनी ताकत नहीं है आगे जाने के लिए। तो या तो आपको रुक के आराम करना पड़ेगा, या तो आपको थोड़ा पीछे आके अपने आप को रियलिटी पे लेके आना पड़ेगा। आप पूरा 10 किलोमीटर स्प्रिंट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप क्या परसेंटेज कैश पे हो? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 30-35%। अच्छा। बट इंडियन मार्केट्स ओनली 20-25%। और ये ऐसी कंपनीज हैं सब 1500 करोड़ के लेवल के नीचे मार्केट कैप, और ये कंपनीज में हर एक कंपनीज में हमारा कन्विक्शन ऐसा है
कि ये कंपनी 100 से 500 होगी अगले 2, 3, 5 साल में, बट अभी 100 से 50 होने का चांसेस भी है. सो वी आर वेरी श्योर कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट कि ये यहाँ से मल्टी बैगर होगी, बट यहाँ से डाउनसाइड रिस्क ज्यादा हमारी कंपनीज में होता है बिकॉज लिक्विडिटी इश्यूज. लेट 2024 में आपने एक बताया था कि देयर वर 2-3 इंडिकेटर्स व्हिच वर फ्लैशिंग रेड. एक तो था यील्ड कर्व, एक था स्मॉल एंड मिड कैप रैली और एक था केप रेशियो. तो ये क्या होता है? केप रेशियो होता क्या है वैसे, एंड व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स, व्हाट वर दीज इंडिकेटर्स टेलिंग यू इन लेट 2024? मैं आपको पहले यील्ड कर्व के बारे में बताता हूँ. सो यील्ड कर्व इज अ डेट इवेंट जहां पर हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो एक लॉन्ग टर्म डेट होता है, एक शॉर्ट टर्म डेट होता है. तो यूएस की बात की जाए तो 30 ईयर का एक बॉन्ड होता है और एक 10 ईयर का बॉन्ड होता है. अभी यूजुअली लॉन्गर टर्म बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है बिकॉज जब लॉन्गर टर्म बॉन्ड कोई इन्वेस्टर खरीद रहा है वो ये बोलता है कि मैं आपका ये रिस्क 30 ईयर्स तक ले रहा हूँ, सो आई नीड अ बेटर इंटरेस्ट रेट फॉर दैट. सो एट हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 ईयर का बॉन्ड है ना हमेशा ज्यादा ट्रेड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाइज देन 10 ईयर बॉन्ड. बट बीच बीच में ऐसा फेनोमेना आता है जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाती है. तो ये जो कर्व है ये ऐसा हो जाता है. क्यों ऐसा होता है ये? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज मार्केट के, जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को, वो मेजरली अपना प्रेजेंस रखते हैं बॉन्ड मार्केट में. तो बॉन्ड मार्केट वालों ने बोल दिया कि मैं लॉन्ग टर्म रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे शॉर्ट टर्म रिस्क मैं एक बार के लिए ले पाऊंगा. तो सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड इन्वेस्टर्स 10 ईयर बॉन्ड की तरफ भागे. तो जब आपने शॉर्ट टर्म बॉन्ड ज्यादा खरीदना स्टार्ट किया उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, 30 पे तो कोई जा ही नहीं रहा है और वो प्राइस ऐसा ऊपर गया और यील्ड कर्व हुआ. मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम बॉन्ड इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म रिस्क लेने के लिए रेडी है, लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं लेना है. तो जब भी ये यील्ड कर्व होता है वो यील्ड कर्व कंप्लीट होने के बाद रिसेशन फॉलो हुआ है मार्केट में. ये 2000 के टाइम पे भी हुआ है, 2008 के क्रैश के पहले भी हुआ है, 2020 क्रैश के पहले भी हुआ है. बट इस बार जो हुआ है और जो हो रहा है वो आज तक स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है. आज तक जो भी यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है वो 300 टू 500 डेज के बीच में रहा है. इंडिया में ये यील्ड कर्व इन्वर्जन जो हम अभी विटनेस कर रहे हैं वो 580 डेज क्रॉस हो चुका है. मतलब शॉर्ट टर्म yields are higher than the long term for more than 580 days. Okay. Which is the first time ever in history of stock market in the whole world. देखा गया है हिस्टोरिकली कि इसके बाद एक बहुत बड़ा रिसेशन फॉलो होता है. अब वो रिसेशन होगा कि नहीं टाइम हैज टू टेल, बट ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सिग्नलिंग पॉइंट था कि इक्विटीज एज एन एसेट क्लास कैन गेट मच मोर रिस्कियर. तो अगर मैं इक्विटीज से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिस इज नॉट द राइट टाइम. तो हमने अपना इक्विटी एक्सपोजर उससे कम किया और वो हर इन्वेस्टमेंट की तरफ गए जहां पर रियल एसेट मिलने वाला है हमें. तो वो रियल एसेट था सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम, जो मुझे नहीं लगता इंडिया में शायद कोई इसके बारे में बात भी कर रहा है. यूरेनियम आप एक्सपोजर लोगे कैसे? एमसीएक्स पे नहीं है, एनसीईडीएक्स पे नहीं है, आपको या तो यूएस के कोई ईटीएफ में लेना पड़ेगा या तो आप अवॉइड करो. बट हमने ये देखा कि रियल एसेट की तरफ पूरा फोकस आने वाला है. तो हमने कॉपर मेटल नहीं खरीदा, हमने सिल्वर मेटल नहीं खरीदा. जो कंपनीज ये मेटल को माइन करती हैं उसके माइनर्स खरीद लिए. माइनर्स खरीद लिए मतलब? सो यूएस में एक ईटीएफ है, वो ईटीएफ 20-30 कंपनीज क्या होता है जहां पर ये जो मेटल मैंने आपको बताया ये मेटल को माइनिंग करती है, राइट? ये मेटल माइन होते हैं कहीं, कॉपर कहीं माइन होता है, सिल्वर कहीं माइन होता है. तो ये माइनिंग कंपनीज का एक ईटीएफ है, जैसे निफ्टी 50 एक ईटीएफ है. तो हमने वो ईटीएफ जाके खरीद लिया. क्या नाम है ईटीएफ का? SIL करके एक है. अच्छा. सिल्वर माइनर्स, ग्लोबल एक्स का एक है, फिर कॉपेक्स करके है, COPX करके. हमने ये माइनर्स खरीदे बिकॉज हमने क्या देखा कि अगर कॉपर का भाव $1000 से $2000 होता है, $1000 से $1200 होता है, इट्स अ 20% गेन. बट जब ये फेनोमेना होता है तो जो माइनिंग कंपनीज है इनका प्रॉफिट 50-60% ऊपर जाता है. तो हमने वो माइनर्स खरीद लिए. सिल्वर माइनर हमने खरीदा था $31 में, वो हमने प्रेस रिलीज भी किया है, एंड वी एग्जिटेड एट $100 इन 1 year's टाइम. कॉपर माइनर्स भी इन्वेस्टेड एट $41, वो $120 जाके आया. राइट नाउ वी आर इन्वेस्टेड इन यूरेनियम माइनर्स. कैसे?
थ्रू ETF, कौन सा ETF है? URA करके, URA। या ग्लोबल एक्स करके एक वहाँ की फंड है, उसका ये ETF है। सो ये जितनी भी यूरेनियम माइनिंग कंपनीज हैं उनका एक ETF है। हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि अगले 2-3 साल में पूरी वर्ल्ड बहुत बड़े यूरेनियम शॉर्टेज के थ्रू जाएगी, बिकॉज आज पूरी दुनिया किसके बारे में बात कर रही है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये दोनों यूरेनियम के बिना काम ही नहीं कर सकते। दुनिया में टोटल 440 ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और धीरे धीरे करके सारे रिएक्टर्स दुनिया में चालू हो रहे हैं। ये सबको यूरेनियम लगने वाला है टाइम टू टाइम, पर यूरेनियम माइनिंग कंपनीज उतनी ही है। एक यूरेनियम माइनिंग कंपनी को अप्रूवल के लिए 10 से 15 साल जाते हैं, बहुत रेयर मिनरल है वो, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेटल यूएस ने उसको बोल दिया है। अभी इंडिया ने भी कनाडा और कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, क्योंकि अगर आपको यूरेनियम टाइम पे नहीं मिला तो आपके रिएक्टर्स बंद हो जाएंगे, आपको हर 48 आवर्स में उसको रिफ्यूल करना पड़ता है। एंड इट्स अ क्लीन सोर्स, राइट? उसमें कोई कार्बन एमिट नहीं होता है, इट्स अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको यूरेनियम नहीं मिलने वाला तो आपके रिएक्टर्स नहीं चलेंगे, रिएक्टर्स नहीं चलेंगे तो आपका जो कार्बन का टारगेट था वो मीट नहीं होगा। दुनिया में हर एक कंट्री आज अपनी यूरेनियम सोर्स को लेने में लगी है, और यूरेनियम का जो प्राइसिंग है वो फ्लोर होता है और एक सीलिंग होता है। समझो आप यूरेनियम माइनिंग कंपनी हो, आपने यूरेनियम माइन किया, आप बोलोगे मुझे ये भाव के नीचे मैं यूरेनियम दूंगा ही नहीं आपको। जो खरीद रहा है वो बोलेगा मैं ये भाव के ऊपर खरीदूंगा ही नहीं। तो फ्लोर सेट होता है, सीलिंग सेट होता है। यूरेनियम माइनिंग कंपनीज इन यूएस राइट नाउ वो फ्लोर और सीलिंग डिसाइड कर रहे हैं, एनीवेयर बिटवीन $80 to $160 to $200 इज वेल। एक सॉरी, क्या है 80 to 160? क्या है? फ्लोर मतलब हाँ। ये फ्लोर हो जाता है। यूरेनियम माइनिंग कंपनीज बोलेगी $80 के नीचे मैं आपको बेचूंगा नहीं। ओके। जो खरीद रहा है यूरेनियम हाँ। रिएक्टर्स और यूटिलिटीज, वो बोलेगा कि $200 के ऊपर मैं आपको दूंगा नहीं। नहीं, एक मिनट, वो बोल रहा है $200 के ऊपर मैं आपको दूंगा मैं नहीं, आपको बाय नहीं मैं करूंगा। आपसे बाय नहीं करूंगा उतना महंगा। हम्म। और जो बेच रहा है वो बोलेगा कि मैं आपको 80 के नीचे दे नहीं सकता। अच्छा। तो 80 to 200 का एक रेंज डिसाइड हो गया मार्केट। करेक्ट। हाँ अब आपको यही रेंज में बेचना है, हाँ, राइट। बिकॉज जो यूटिलिटीज है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर चला रही है, उनको भी प्रॉफिट कमाना है। तो अगर वो कोई भी अनशन भाव पे खरीदने लगे तो वो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो अभी क्या चल रहा है ये गैप? इट्स स्टिल ये डिसाइड हो रहा है, बट ये $80 के ऊपर ही चल रहा है। ओके। अगर ये सीलिंग 160 और $200 पे फ्रीज होता है, जो यूरेनियम माइनिंग कंपनीज है उनके कैश फ्लोज डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि अब उन लोग हर पाउंड वो प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जब उनके ये प्राइस डिसाइड होके उनके बैलेंस शीट पीएनएल में कैश फ्लो करके आएंगे, तब ये माइनर्स विल रैली। ये सेम चीज हमने सिल्वर माइनर्स में किया था, कॉपर माइनर्स में किया, कि आप मेटल क्यों खरीद रहे हो? जो उनको माइन कर रहा है वही खरीद लो। और इंडिया के थ्रू आप कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो ये माइनर्स में। हमें करना नहीं है क्योंकि हम आलसी लोग हैं। क्योंकि हम सिल्वर बीज है यहाँ पर करने के लिए, बट वो रिटर्न नहीं दे पाएंगी जो रिटर्न आज मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को थ्रू माइनस करवा के दिया। और सबसे बड़ा एडवांटेज, लास्ट 1.5 साल में यूएसडी अप्रिशिएट हुआ है, आईएनआर डिप्रिशिएट हुआ है। हमने जब माइनर्स में इन्वेस्ट किया था तब डॉलर एग्जांपल 89 था, 88 89 था, आज डॉलर 93 तक पहुंच गया। तो मैंने माइनर्स में भी कमाया, मैंने डॉलर में भी कमाया। सो ये शिफ्ट की वजह से हमारा कैगर 30% के ऊपर रहा, क्योंकि हमने इंडिया में मिनिमल एक्सपोजर कर दिया और हमारा सिल्वर, कॉपर, चाइना एंड नाउ लैटिन अमेरिका, ब्राजील एंड यूरेनियम में हमने शिफ्ट हुआ है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। मुझे अगर आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कराना है ना, मुझे 1 दिन लगेगा। मेरे पास रिसर्च रेडी है, आपके पास पैसा रेडी है, मैं 1 दिन में आपको इन्वेस्ट करवा दूंगा। तो क्यों लोग फोमो में रहते हैं, आई डोंट नो। कुछ मिस नहीं होएगा, मिस 1 दिन लगता है 100% इन्वेस्ट होने में। इफ यू हैव बिग कैपिटल आपको तो फटाफट हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस उसका भी मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि वेयर वी थिंक दैट अगला 1-2 साल मार्केट क्या रियलिटी सेटिंग करके बैठा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अगले 1-2 साल में क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है एंड क्या व्यू पॉइंट है मार्केट्स का, क्या होगा? 2000 के ईयर के बाद इंडिया का ग्रोथ रेट वॉज 15-20% एवरी ईयर। तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था और स्टॉक मार्केट इन लाइन चलते थे फॉर सो मेनी ईयर्स। कोविड के बाद ये पूरा हिसाब चेंज हो गया। कोविड के बाद हम इतने नेगेटिव चले गए कि आउटसाइड लिक्विडिटी जरूरत पड़ी वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए।
और वो इतनी लिक्विडिटी आई कि जो डिफरेंस था इंडियन जीडीपी में और स्टॉक मार्केट रिटर्न में, वो बहुत बढ़ते गया गैप। जीडीपी ऐसे ही जा रही थी बट स्टॉक मार्केट ऐसे हो गया। अभी इंडिया का जो गेन है लास्ट 3-4 साल में, स्मॉल कैप इंडेक्स 4x हो चुका है, माइक्रो कैप इंडेक्स 4-5x हो चुका है, एसएमई कंपनीज 20-30-40x हो चुकी हैं। आप सिर्फ इतना जाके देखो, लास्ट 2-3 साल में इनके सेल्स उतने एक्स हुए हैं क्या? क्या उनके पैट उतने 20-30x बढ़े हैं क्या? अगर नहीं बढ़े हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट रियलिटी से बहुत आगे जा चुका है। मतलब वो इतना आगे चला गया कि अब वो पीछे उसको कुछ दिख नहीं रहा है और आगे का डायरेक्शन है नहीं उसके पास। तो इसकी हम सिंपल एनालिसिस ये करते हैं कि आज इंडिया 20 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे, निफ्टी 50 का इंडेक्स मैं पकड़ता हूं एग्जांपल के लिए, 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चीप लगता है। पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री बोल रही है 20 के पी पे तो निफ्टी खरीदना चाहिए, जबकि 25 साल का एवरेज 21 है, हम तो 25 साल के एवरेज से भी नीचे हैं। बट यहां पर एक एडिशनल मेट्रिक है जो सबको देखना चाहिए, वो है पेग रेशियो, विच इज अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स को पेग रेशियो के साथ देखो तो आपको बहुत अच्छी रियलिटी मार्केट के बारे में मालूम पड़ जाती है कि आप एक एक्सपेंसिव मार्केट को प्राइस करो बट एट व्हाट ग्रोथ। अगर ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है तो ठीक है, ओवर वैल्यूड है मैं मान गया, बट सामने उतना ग्रोथ है क्या? तो हम लास्ट 20-25 साल से 15-20% का जीडीपी ग्रोथ रेट पे चले हैं और वो टाइम पे हमारा मार्केट इन लाइन चला है। आज हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट हैज कम इनटू सिंगल डिजिट, विच इज लेस देन 10%। और ये कोविड के बाद फर्स्ट टाइम है जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। तो आप स्टॉक मार्केट से डबल डिजिट ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो जब आप इंडिया का निफ्टी 50 पीई रेशियो देखते हो और उसका पेग रेशियो देखते हो विच इज 2.2, तब आपको 20 का पीई भी महंगा लगेगा। तो आप बोल रहे हो अभी इंडियन मार्केट्स महंगे, चीप तो नहीं है। बट सब लोग तो ये बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स राइट नाउ। अभी बॉटम आउट हो गए एंड अभी अप्रैल 2026, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर बॉटम आउट हो गए हैं और नया लो बना तब आप उनको क्या बोलोगे? नंबर 1। नंबर 2, आज स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स एक है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.3 चल रहा है। जब ये टॉप से करेक्ट हुआ था तब ये 4 पे था, प्राइस टू बुक वैल्यू आज 3.3 पे है। तो और इंडिया का स्मॉल कैप का अर्निंग सीजन लास्ट 20 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट रहा है और हमारा स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन लास्ट 20 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट रहा है। ये इतना बड़ा डिस्कोड आप कैसे नहीं देख पा रहे? तो मे बी इंडिविजुअल कंपनी वाइज, सेक्टर वाइज आप वो कॉल लो, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट में 1 लाख रुपया है मेरे पास, पूरा 1 लाख इंडियन मार्केट में, कभी मैं अगले 1-2 साल तक मार्केट में किसी को बोल ही नहीं सकता हूं। एक नेगेटिव ट्रिगर हालत खराब कर देगा इंडिया की। टुडे $100 के ऊपर आपका ऑयल चल रहा है, आपका आईएनआर इतना डिप्रिशिएट हो गया, इट्स ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ये डबल वैमी है इंडियन मार्केट के लिए। कितना बड़ा आप एक होल क्रिएट कर रहे हो इंडिया जीडीपी फिस्कल पे, यू हैव नो आइडिया। थोड़ा एनालिसिस के लिए आपको बता दूं, एवरी बजट इंडिया का एक बैलेंस शीट निकलता है। हम कंपनीज का बैलेंस शीट देखते हैं, पर इंडिया का बैलेंस शीट भी निकलता है, लोगों को पता, बहुत कम लोग देखते होंगे शायद। तो इंडिया अपनी कमाई का 30% इंटरेस्ट पेमेंट में देता है। 30%? लास्ट 10-12 साल से जो भी 100 रुपया इंडिया कमाती है उसका 30% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। फिर नेक्स्ट पेमेंट आता है ग्रांट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये ग्रांट होता है, ये लोन नहीं है कि आपको फिर से मिलने वाला है। उसके बाद जो बचता है वो जाता है रोड, रेलवे, डिफेंस, व्हाटएवर। सो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आपका पहला 35-40% कंपलसरी ऑब्लिगेशंस में जा रहा है और जो बच रहा है वो आपको एलोकेट करना है। और उसके बाद ये जब सप्लाई शॉक आता है, ये ऑयल शॉक आता है, सो आप कंफर्टेबली स्पेंड नहीं कर पाओगे मार्केट में। और फिर उस पर आप मसाला डाल दो, बंगाल में 5,000 रुपया दे रहे हो, महाराष्ट्र में 10,000 रुपया दे रहे हो, ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ही देने वाली है और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से। अभी एक इंफ्रा कंपनी जिसने ब्रिज बनाया,
और जब उसका पेमेंट का टाइम आता है, और अगर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में चली गई, वो पेमेंट कहां से करेगी वो कंपनी को? आप न्यूज देखना जाके, इन 10 years फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू फिस्कल डेफिसिट। हेडलाइन बहुत सिंपल है पढ़ने के लिए, बट जब बड़े बड़े इंफ्रा कंपनीज को पेमेंट करने का टाइम होगा, ये पेमेंट डिलेज होंगे, पेमेंट डिलेज होंगे तो उनके रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो उनका कैश कन्वर्ट नहीं होगा, कैश कन्वर्ट नहीं होगा तो उनका ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो कंपनीज री-रेट होंगी। ये होने वाला है, और ये हो रहा है, ये होते रहेगा। और स्मॉल कंपनीज का हीट सबसे ज्यादा फील होगा लोगों को। बड़ी कंपनीज तो मैनेज करेंगी, उनके पास रिजर्व्स है, कैश है, नाम है, बट छोटी कंपनीज क्या करेंगी? तो मैं अगर L&T को कंपेयर करूं एक 100 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक छोटी कंपनी इंडिया में अगर ब्रिज बना रही है, उसका अगर पेमेंट डिले हो गया और उसका पूरा 80% रेवेन्यू वहां से आने वाला था, तो आप क्या करोगे? और ये होने वाला है, ये होना ही है, इसका कोई टू वे है ही नहीं। सो ये चार्ट में कुशल आप देखोगे तो 2009 से 2019 निफ्टी और इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ ब्रॉडली सिंक में था। दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों साथ साथ नीचे आ रहे हैं। और वो टाइम पे निफ्टी वो सपोर्टेड बाय 6-8% का जीडीपी ग्रोथ अंडरनीथ। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो कोविड में शैटर हो गया, पूरा पूरा हिल गया। और रिलेशनशिप कैसा चेंज हुआ कि जीडीपी क्रैश हुआ -6% तक, और निफ्टी काफी काफी गिर चुका था, वो 6% से भी ज्यादा। और उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, रेट कट्स और रिटेल की एसआईपी फ्लो, जीडीपी बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड हुआ, और उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली रिबाउंड हुआ इंडिया का स्टॉक मार्केट। सो पोस्ट कोविड जीडीपी रिबाउंडेड 17%, और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था दैट वेंट मोर देन 20-25%। सो जो FY22 का जो बेस है ना, वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है आज इंडियन मार्केट्स में। तो आज फ्रॉम दैट ईयर FY22 से आज तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्टेडिली डी एक्सेलरेट हो रहा है। 9.7 से 8.2, 8.2 से 7.6, और आज 6.8 के आसपास कुछ है, ट्रेंडिंग लोअर। बट निफ्टी FY22 से क्लाइम होते होते 26,200 तक गया है। तो ये जो ट्रिपल इफेक्ट आया है, जहां पर जीडीपी का ग्रोथ रेट कम होते गया और निफ्टी क्लाइम होते गया, ये एक बहुत बड़ा उसने गैप क्रिएट किया मार्केट में। तो गोइंग फॉरवर्ड ये गैप ज्यादा देर तक मार्केट में सस्टेन नहीं होता है, और इसमें से कुछ एक चीज को करेक्ट होना पड़ेगा, या तो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस को, या तो इंडिया जीडीपी को उतने ग्रोथ पे फिर से जाना पड़ेगा। तो क्या इंडिया का जीडीपी फिर से वो ग्रोथ तक जा सकता है? क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज सो मेनी मैक्रो इवेंट्स आ रहे हैं एक साथ कॉकटेल बनके वो ग्रोथ को नहीं पॉसिबल करने के लिए। सो ये सिनेरियो में एक ही चीज रह जाती है, विच इज आप का स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस को फिर से एवरेज पे आना पड़ेगा। सो लास्ट टाइम ये पैटर्न अपीयर हुआ था, वो था 2017-20। आज वो पैटर्न, और 2017-20 के बाद मार्केट विटनेस्ड अ 40% क्रैश। वो सेम पैटर्न धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कल हो जाएगा वो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम पैटर्न्स को इमर्ज होने के लिए। बट जब वो पैटर्न्स इमर्ज होके फिर आपको एक ट्रिगर की जरूरत पड़ती है, वो ट्रिगर जैसे ही आ जाता है देन एवरीथिंग फॉलोस, राइट। सो टुडे आज हम मार्केट में कहां पर हैं कि जब भी कोई मार्केट का पीई राइज होता है और जीडीपी ग्रोथ फॉल होता है, तब मार्केट कंपनी के अर्निंग्स को फ्रंट रन करती है। निफ्टी ऊपर जा रहा है और ग्रोथ रेट नीचे आते जा रहा है। तो आज का जो निफ्टी 50 का पीई जो 19.6 है और जीडीपी ग्रोथ 8% है, ये पैटर्न कोविड के बाद फर्स्ट टाइम आ रहा है। दैट्स व्हाई इंडियन इक्विटीज में 100% एलोकेशन वी आर नॉट कंफर्टेबल। बाकी लोगों का शायद अलग होगा, बट दिस इज आवर व्यू। गॉट इट। तो इसमें एक और बात बताओ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे जो सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो कैसे डील करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, एंड हाउ डज दैट एंटायर थिंग वर्क, लाइक व्हेन दे टेक अलॉटमेंट और व्हेन दे बाय इन्वेस्ट इन शेयर्स, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, एंड व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच दे डू दीज थिंग्स? मैं आपको एक बहुत हिडन कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का बताता हूँ, इट्स कॉल्ड एज नेम लेंडिंग। ये लेटली लोगों ने बात करना स्टार्ट किया है। नेम लेंडिंग क्या होता है? एक कंपनी है, समझ लो उसका 500 करोड़ का मार्केट कैप है,
वो कंपनी के पास धंधा है, सब है, बट उसके पास अच्छा इन्वेस्टर नहीं है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है? एक्स ने इन्वेस्ट किया है, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, वाई ने इन्वेस्ट किया है, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। तो वो कंपनी है, वो कोई बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो आप जब इन्वेस्ट करोगे, आप बाय करोगे, आपका स्टेक दिखेगा, तो ब्रॉडर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। सो आउट ऑफ 10 टाइम्स मे बी 5-6 टाइम्स वो लॉन्ग टर्म में वर्क करता है कि वो इन्वेस्टर ने अपना पैसा डाला और कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, इन्वेस्ट कर रही है एंड दे आर मेकिंग मनी। बट कुछ टाइम इंडियन मार्केट्स में ऐसा भी होता है जहां पर इन्वेस्टर का चॉइस नहीं है उसमें इन्वेस्ट करना, बट कंपनी शायद थोड़ा डेस्परेट है, कंपनी चाहती है कि दिखे कि एक बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो वहां पर फिर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डील सेट होती है मार्केट में। वो एक नॉर्मल इंडियन इन्वेस्टर के माइंड के बहुत आगे है। वो अगर सोचेगा तो वो ये बोल देगा कि इंडियन मार्केट में ऐसा सब भी होता है। तो एक 200 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का, वो एक एक्स बड़े इन्वेस्टर के पास गया, उसने बोला कि आप मेरी कंपनी का 2% लो। तो इन्वेस्टर पूछेगा क्यों लूं, स्टोरी वोरी सब एक्सप्लेन करेगा, ग्रोथ स्टोरी बताएगा, अपना रिस्क बताएगा। इन्वेस्टर ने बोल दिया नहीं करना है। तो अब वो कंपनी के पास क्या क्या है भाई, ऐसा क्या कन्विंसिंग पावर है कि वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर ले? तो कंपनी उसको बोलेगी कि आप एक काम कीजिए, आप 2% लीजिए, अगर अगर ये मेरे पे नहीं आना चाहिए बात में, अगर कंपनी का भाव नीचे जाता है देन आई विल बेयर द लॉस। बट जब तक आप कंपनी में हो आपको वो पोजीशन लेके रखना पड़ेगा, बिकॉज योर नेम इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। ओह माय गॉड। सो आई वांट टू, मतलब प्लीज लेंड मी योर नेम सो दैट मेरा ऑप्टिक्स अच्छा लग रहा है। आज आप क्या करते हो, आप जाके कोई भी डेटा कंपनी में सीनियर विनर में जाके आप देखोगे आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, ग्रोथ रेट अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, डेट नहीं कर लो। और वो कंपनी ने आपको पैसा नहीं बना के दिया तो क्यों नहीं बना के दिया? बट उसमें कोई समझो अच्छा बड़ा इन्वेस्टर है, उसका भी स्टेक है, आप सोच रहे हो अभी भी ये पैसा कमा के क्यों नहीं देगी? ये बंदा, ये जो इन्वेस्टर है ये भी इन्वेस्टेड है, बट आपको पता ही नहीं वो इन्वेस्टर तो खुश है, उसका लॉस नहीं होने वाला है। लॉस तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का है, जिसको लग रहा है कि ये कंपनी में वो इन्वेस्टेड है बिकॉज ओ माय गॉड इसका क्या क्या होने वाला है। बट बैक ऑफ द कर्टन पकड़ लो, बहुत सारी डील्स मार्केट में होती हैं, तो आप बहुत सारी। बोल रहे हो कि जैसे प्रमोटर बोलेगा कि ओके आप इन्वेस्ट कर लो, 2% ले लो, एंड अगर शेयर प्राइस नीचे चली गई तो वो लॉस प्रमोटर बेयर कर लेगा, एंड अगर ऊपर चला गया तो अपसाइड इन्वेस्ट फिर वो शेयरिंग अलग अलग शेयरिंग होती है अलग अलग वे में। अच्छा, तो प्रमोटर वो शेयर करता है यस, अपसाइड अगर हुआ तो? प्रमोटर को भी लिक्विडिटी चाहिए ना। ओ, प्रमोटर अपनी कंपनी में बाय करता है ये रीजन से कि उसको पता है आगे जाके उसकी कंपनी अच्छी परफॉर्म करने वाली है, ओनली देन वो बाय करेगा। वो क्यों बाय करेगा? अगर वो अपने धंधे में डाल के साल का 12% कमा रहा है बट उसको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट 20% कमा के डाल रहा है तो वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? बट अगर वो चाहता है कि यार ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस जा रहा है, मैं भी इसमें साइड में थोड़ा कमाऊं, अपने इन्वेस्टमेंट में तो कमाएगा ही, बट वो अपना इन्वेस्टमेंट बाहर जाके बेचेगा तो दिखेगा ना अरे प्रमोटर ने सेल किया है, तो मैं मेरी एडिशनल लिक्विडिटी कहां से लाऊं? चलो मैं तुझे बताऊंगा, बट बहुत बहुत वाइड स्पेस है ये। सो एक पॉइंट पे आके मार्केट में वो डील्स अपने आप प्रेजेंट होती है कि आप उतने रिकग्नाइजेबल या आप उतने पावरफुल बन जाते हो टू एंटर इन दैट स्पेस। तो मैं हमारी टीम में मैं ये बोलता हूं दैट एक्सेल शीट्स डोंट मेक मनी इन माइक्रो कैप्स, एक्सेस डज। So today in our team we have huge access to things that our normal retail investors usually will find it difficult. So आज एक बड़ा इन्वेस्टर क्या लेंस से वो कंपनी देख रहा है और एक रिटेल इन्वेस्टर, डिफरेंस होगा ना। रिटेल इन्वेस्टर देख रहा है कि 2 साल में क्या ग्रोथ करेगा, वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ये देख रहा है कि ये कंपनी 3 प्रोडक्ट बेचती है, उसमें ये प्रोडक्ट में कौन से स्टेट में कितने भाव पे क्या बेच रहा है। यार ये कंपनी को एक काम करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो दुबई ओमान में भी धंधा करता है, उसका ये माल मैं वहां भी बिकूं, वो वैसे सोचता है क्योंकि उसका बड़ा इंटरेस्ट है ये कंपनी में, वो 3-4% ओन करके बैठा है। सो ही वांट्स दैट कंपनी टू परफॉर्म, तो वो अपनी जान लगा देता है कंपनी को परफॉर्म करवाने में। सो एट बहुत सारे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी रिसर्च ऐसे लेवल तक जाती है कि प्रमोटर्स हमें बोलते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता था।
सो वहां पर आपका एज आता है, एंड वहां पर वी फील वेरी कॉन्फिडेंट कि ओके यार ठीक है, कुछ भी बड़ा मार्केट में मैक्रो पर्सपेक्टिव आने दो, कुछ भी आने दो, व्हाट वी हैव डन टुडे कंफर्टेबल है यार हम लोग आज अपना ये पोजीशन पकड़ने में। ऐसा भी होता है क्या कि लेट्स से अगर एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया वो कंपनी में एंड देन वही बोलते हैं कि आप मेरे को इसमें से थोड़ा सा वापस पैसा दे दो इन द फॉर्म ऑफ अ किकबैक? अरे बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप ये समझो, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आप पे पैसा क्यों डालेगा? लॉस तो नहीं करेगा वो स्टॉक मार्केट में, जबकि लॉस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, पर वो लॉस क्यों करेगा? उसके पास बहुत एवेन्यू है जहां पर वो लॉस नहीं करे। सो अगर वो आपके साथ इन्वेस्टेड रहना चाहता है, आप मुझे हेज करके दो, पर ये सारी चीजें कभी पेपर पे लिखी नहीं होती, ये ट्रस्ट बेसिस पे होता है। बट एक बहुत बड़ी पैरेलल स्टॉक मार्केट इकोनॉमी इस पे चलती है। वाओ। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी के शेयर प्राइस नहीं गिरेंगे कब? या तो ज्यादा सेलिंग हो रही है, ये वन वे होता है, और दूसरे भाई क्या होता है, बाइंग नहीं हो रही है। ये दोनों के लिए इन्वेस्टर्स रेडी है, लिक्विडिटी रेडी है, तो बाय करो, जो भी लॉस होगा देखो, मैं जब तक तुम बोलोगे तब तक ये काउंटर पे रहूंगा। वाओ, क्रेजी। तो आप बोल रहे हो कि लेट्स से इंडिया में मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 40-50% रखूंगा एंड बाकी का मैं दूसरे कंट्रीज में, जैसे ब्राजील आपने बोला, ब्राजील एंड देन चाइना आपने बोला, ये कर सकते हो। चाइना के लिए आई थिंक यू हैड इन्वेस्टेड इन मिरर एसेट हैंगसेंग टेक, तो ये क्या था और इसमें आपने क्यों इन्वेस्ट किया था एंड अभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं? सी अभी रिसर्च तो हम इंडियन मार्केट से कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी मेरे मोस्ट सारे इंडियंस ही हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोग कंफर्टेबल है अपनी मदर कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब सिल्वर माइनर्स हो गए, कॉपर हो गए, यूरेनियम हो गए, इसमें तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट चाइना में इन्वेस्ट करना था तो इंडिया में अवेलेबल था वो फंड। सो मेरा एसेट का एक फंड था जो चाइना के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में इन्वेस्ट करके बैठा था, तो हमने उसके यूनिट्स इंडियन मार्केट से खरीद लिए। 16-18 रुपए में हमने खरीदे थे वो। अपने डीमैट में जाके आपको वो यूनिट म्यूचुअल फंड खरीदना, रो म्यूचुअल फंड है, ETF है, वो 16-18 रुपए में हमने खरीदे, वो 33 हुआ, हम एग्जिट हो गए, और वो 33 भी हो गया था विद इन 1 ईयर्स टाइम। बट अभी आप रेकमेंड करोगे ये? नहीं, मैं अभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी आप ये ETFs में इन्वेस्ट करते हो, इनका फंड साइज तो फाइनाइट है, इनके यूनिट्स फाइनाइट है, बट जब ये इतना जोर से ऊपर जाते हैं तो NAV का जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो बहुत जल्दी ऊपर शूट अप हो जाता है। तो वो जो शूट अप हुआ है वो अभी भी उतना प्रीमियम पे खड़ा है, वो प्रीमियम थोड़ा श्रिंक होगा मार्केट में। उसके बाद द रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स विल अगेन कम बैक, ट्राई टू अंडरस्टैंड चाइना इज अ बिग वैल्यू स्टोरी एंड देन मे बी इन्वेस्ट, बट वो प्राइसिंग डिफरेंस अभी भी उतना ही है। और इसके अलावा और कोई ऐसे फंड नहीं है जो चाइना पे एक्सपोजर दे सकता है? आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, ओके। बट वही है कि आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना का फाइनल आउटकम गोल क्या होने वाला है। आज आप चाइना में इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको इंडिया चीप लग रहा है। मैं ब्राजील में इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर मुझे इंडिया ओवर वैल्यू लग रहा है। अगर इंडिया चीप हो गया तो मैं इंडिया में फिर से आ जाऊंगा। इंडिया, ब्राजील, चाइना के अलावा और कोई कंट्री जहां पर आप इन्वेस्टेड हो? नहीं, अभी तो नहीं, बट वी आर वेरी क्लोजली लुकिंग एट इंडोनेशिया। क्यों इंडोनेशिया? इंडिया का वन ऑफ द मेजर इंपोर्टिंग कमोडिटीज ऑयल, पाम ऑयल, हर जगह हमने पढ़ा ही होगा। वर्ल्ड की 2 मेजर कंट्रीज जिससे हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो है इंडोनेशिया और मलेशिया। अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है जो इंडिया में लास्ट 2-3 दिन में डिस्कस हुआ था, वो है इथेनॉल को 80% तक लेके जाने का कुछ प्लान हो रहा है। मतलब इथेनॉल को अभी तो E20 ब्लेंडिंग है इंडिया में, कि आप पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हो। रिसेंटली अभी ये डिस्कस हुआ है कि 80% तक इसको ब्लेंड करने का प्रोपोजिशन डाल सकते हैं शायद। मतलब क्या होता है, लाइक पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं अभी तक। हाँ, तो okay. शायद 80, अभी जो पेट्रोल है उसमें 80% तक इथेनॉल आ जाएगा। अच्छा, बट मतलब इतना ज्यादा 80%? बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कम हो और हम पे फिस्कल डेफिसिट कम हो, तो इथेनॉल क्योंकि हम लोकली बना रहे हैं, हम बाहर से नहीं ले रहे। सारी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ग्रेन जो बना रही है उनसे हम इथेनॉल बना ले, ब्रोकन राइस से बना रहे, मेज से बना रहे, शुगर मोलेसिस से बना रहे। तो जितना ज्यादा एथेनॉल उतना ज्यादा इंडिया का ऑयल इंपोर्ट कम हो जाएगा, और उतना कम डॉलर इंडिया को पे करना पड़ेगा। बट पेट्रोल 80% इथेनॉल से भी बन सकता है क्या? वो डिस्कशन अभी चल रहा है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना एफिशिएंट होगा, इट्स स्टिल टू बी नोन। बट इंडोनेशिया और मलेशिया में वो ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। वहां पर लोग डीजल इंपोर्ट करते हैं,
बट अभी वहां की गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डीजल में ब्लेंड करेंगे सम फॉर्म ऑफ ऑयल। तो अब जो लोग डोमेस्टिक पाम ऑयल बनाते थे ना, बाहर इंपोर्ट ज्यादा नहीं करके खुद के लिए यूज करेंगे। तो इंडिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट भी हो रहा था वो महंगे भाव पे करना पड़ेगा, बिकॉज इंडोनेशिया मलेशिया भी खुद के कैप्टिव यूज के लिए यूज करने वाला है। ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी एडिबल ऑयल का प्राइस देखने वाले हो, द नेक्स्ट बिग राइज विच इज गोइंग टू हैपन। तो आपका घर पे जो कुकिंग ऑयल है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी एक्सपेंसिव। ओह! यस। एंड इंडोनेशिया में आपको लगता है फिर ये कंपनीज बेसिकली बेनिफिट करेगी बिकॉज वो कैप्टिव यूज के लिए यस, होगा। इंडोनेशिया लास्ट अगेन 15 साल से इसका स्टॉक मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है, एंड स्मार्ट मनी हैज स्टार्टेड टू पुट इन मनी देयर। आपको टाइगर बाम पता है? एक रिलीफ बाम आता है, वो टाइगर बाम इज इंडोनेशियन कंपनी। हाँ हाँ, टाइगर बाम हाँ। ये तो सुना हुआ है, काफी उसके popular है। पैचेस भी आते हैं, Correct. अगर आपको कहीं कुछ लग गया तो Right. उसको हील करने के लिए। दैट्स एन इंडोनेशियन कंपनी। हम्म, कभी भी कोई इकोनॉमी में बुल रन स्टार्ट होने वाला है नहीं, उसका एक बहुत ओवर द क्लीन पिक्चर अगर आपको देखना है, उसका करेंसी देख लो। अगर उसका करेंसी अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया, आप समझ जाओ कि एक कंट्री में फॉर सम टाइम बुल रन आने वाला है। इंडोनेशिया का करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है। धीरे धीरे करके स्टेबल होना स्टार्ट हो गया है। आप इंडिया पकड़ लो, जब भी आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ है, हमारा मार्केट रेंज में रहा है या तो गिरा है। जैसे ही आईएनआर स्टेबल हो जाता है या डेप्रिशिएट होता है, बुल मार्केट स्टार्ट होता है। अप्रिशिएट यू मीन? हाँ, मतलब हम अगर जब आईएनआर एप्रिशिएट होता है हाँ। और डॉलर डेप्रिशिएट होता है, या तो हम बुल रन में जाते हैं या तो हम स्टेबल हो जाते हैं। ओके। बट जब आईएनआर डेप्रिशिएट होता है, हिस्टोरिकली दिस इज फ्रॉम द टाइम ऑफ 1990 से लेके टिल डेट। सिंपल है, सिर्फ डॉलर डॉलर का आप चार्ट खोलो, जब भी आईएनआर डॉलर ऊपर गया है, मार्केट में बेयर मार्केट आता है, स्टेबल रहा है, आप बुल मार्केट एंजॉय करते हैं। ओके। सो ब्राजील एंड लैटिन अमेरिका में पेसो, एक मैक्सिकन करेंसी है पेसो, और ब्राजीलियन करेंसी में सडनली बुल रन स्टार्ट हो गया था। तो कोई एफआई तो अगर ब्राजील में पैसा डालना है तो वो क्या करेगा? वो पहले डॉलर बेचेगा, वो डॉलर बेच के वहां की करेंसी खरीदेगा और फिर इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में क्या होता है? एफआई फर्स्ट हैव टू सेल डॉलर, बाय रूपी एंड देन इन्वेस्ट। कैन यू बाय टीसीएस इन डॉलर इन इंडिया? यू कांट, यू हैव टू बाय थ्रू रूपी ओनली। तो आप डॉलर बेचोगे, रूपी खरीदोगे, देन यू विल इन्वेस्ट इन मार्केट। सो ये यूनिवर्सल है फॉर एनी इकोनॉमी। तो ब्राजील लैटिन अमेरिका में हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट हमने ये देखा कि ये सारी कंट्रीज की लोकल करेंसीज धीरे धीरे करके पावरफुल होने लगी, विच मीन्स स्मार्ट मनी, वैल्यू इन्वेस्टर्स और एफआईआईज ने करेंसीज में पोजीशन बनानी स्टार्ट किया, क्योंकि उनको ये इकोनॉमीज अभी अगले नेक्स्ट साइकिल के लिए बुलिश लग रहे हैं। इसको आई थिंक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी Yeah. बोलते हैं, राइट? Yeah. कि अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल कंट्री है, इट मींस दैट यू कैन बेसिकली इन्वेस्ट इन डॉलर्स आल्सो, बट इफ इट्स नॉट अ कैपिटल अकाउंट तो कन्वर्टेबल कंट्री तो आपको home डॉलर country- सरेंडर करके home उनकी लोकल country करेंसी के लेनी इसमें- पड़ती है। राइट। व्हाट्स योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन योर एंटायर करियर? कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपने पैसा खोया या तो नेगेटिव रिटर्न्स? यहाँ तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है ना। Yeah, of course. पेंट कंपनी है, Hmm. शालीमार पेंट्स करके, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। Yeah, I would. इंडियाज ओल्डेस्ट पेंट कंपनी, एशियन पेंट्स के भी पहले है। आवर थीसिस ऑफ बाइंग दैट कंपनी वाज, उसमें ओनरशिप शिफ्ट हो रही थी। टिपिकल दो फैमिलीज उसको ओन करते थे, ओपी जिंदल फैक्शन और झुंझुनवाला फैमिली उसको ओन करते थे। सडनली एंट्री होती है हेला इंफ्रा मार्केट। हेला इंफ्रा मार्केट इज अ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। They are valued, I don't know how many $billion, backed by KKR. They have a revenue of 13,000 crore. उनके पूरे कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो में पेंट नहीं था। अब उन लोग एशियन पेंट्स को तो बाय आउट नहीं कर सकते, दे आर नॉट दैट बिग। तो उन लोग ने सबसे छोटी पेंट कंपनी देखी जो लॉस मेकिंग है इधर या तो चल नहीं रही है, शालीमार पेंट्स। तो इंडियन मार्केट में एक कॉर्पोरेट इवेंट होता है जहां पर अगर आपको कंपनी की ओनरशिप चाहिए या तो आप डायरेक्ट जाके खरीद लो, पर अगर आपको मार्केट में कुछ बड़ा खेला करना है तो आप कंपनी को ओपन ऑफर देते हो कि पहले आप कंपनी में धीरे धीरे स्टेक खरीदते हो। फिर अगर आपको कंपनी का ओनर बनना है तो आपको कंपनी के ओनर्स को एक ओपन ऑफर देना पड़ता है कि मैं आपके इतना स्टेक, 26% स्टेक अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल्स, मैं आपका ये प्राइस पे खरीदूंगा। तो हेला इंफ्रा मार्केट ने पहले स्टेक खरीदा और फिर ओनर्स को, शालीमार के ओनर्स को ओपन ऑफर दिया दैट आई विल बाय योर एंटायर स्टेक एट दिस प्राइस। अब वो पूरा जर्नी ऑफ टेंडरिंग द शेयर्स वो ओरिजिनल ओनर्स ने किया नहीं। वो जो प्रोसेस था पूरा अपने शेयर्स को गिव अप करने का ओरिजिनल ओनर्स का, वो अच्छे से नहीं गया। हेला इंफ्रा मार्केट को ओनरशिप मिल गई,
बट प्राइस 155 का 50 हो गया। सो हमने बाय किया था एक थीसिस से कि शालीमार पेंट्स शायद टर्न अराउंड होगा, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ दिस। बट वो कॉर्पोरेट टसल में हम फंस गए और वो कंपनी 1/3 हो गई हमारे बाय प्राइस से, एंड वी आपने हैड अ रीजनेबल स्टेक इन दैट कंपनी। तो आपने एग्जिट किया एग्जिट फिर किया 1/3 या 1/3, कितना पैसा लूज किया आपने? मोर देन 60%। बाप रे। और कितना पैसा डाला था आपने? एग्जाम्पल 1 CR, वी हमने पोजीशन निकाला उसमें से 40 लाख। 35-40 लाख के आसपास। अच्छा। Yes. तो पर ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारी कंपनीज में जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, कि अगर किसी का दिमाग घूम गया तो पूरी कहानी बदल जाएगी। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने रिसर्च में वो कंट्रोल हम लेना चाहते हैं कि ये कंपनी कहाँ धंधा कर रही है, कैसे धंधा कर रही है, किसके साथ धंधा कर रही है, कितना फास्ट फ्रीक्वेंसी में धंधा कर रही है। ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ, रिसर्च कर पा रहा हूँ, और कुछ ऐसा इकोसिस्टम ये कंपनी को देख पा रहा हूँ जहां पर मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मैं सेफ हूं इन दैट वे। पर अगर कोई थर्ड पार्टी आके पूरा मार्केट ऐसे हिला के चला जाता है, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, आप क्या करोगे। What's the highest amount of money you've made in a single year? परसेंटेज वाइज Yeah, percentage, absolute, whatever. 120%। अच्छा 120% Yes. in 1 year. Yes. Wow. And amount wise कितना हो गए? 2-3 CR के आसपास। And 120% was in which year? 2024 itself। अच्छा अभी 24 में। हाँ, पर ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं कुशल की यूजुअली हम बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी नहीं होती, इनमें कोई सेन इन्वेस्टमेंट थीसिस बना नहीं सकते आप। इसमें ऐसा ट्रिगर पे मैंने इन्वेस्ट किया था कि अगर मैं आपको बताऊं तो मे बी इधर यू लाफ और आप सोचोगे ये कैसे कर लिया। एक कंपनी में हमने पैसा डाला था बिकॉज कंपनी मशरूम की खेती करती थी, और सडनली 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ, पर हमने उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ के लोगों से बात कर करके ये समझा कि अब ये लोग मशरूम के धंधे से बाहर आ रहे हैं, कुछ नेक्स्ट धंधा कर रहे हैं, मे बी इन रियल एस्टेट। तो उसमें मैंने एक रीजनेबल स्टेक ले लिया। अब कंपनी मशरूम के धंधे से हटके बिटकॉइन के धंधे में घुस रही है, और ये है 20-25 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, जो ये कंपनी में 500 करोड़ इन्फ्यूज कर रही है थ्रू प्रेफरेंशियल। तो यूएस लिस्टेड कंपनी थी वो, ये कंपनी में आके लिस्ट हो गई, और मेरा तो प्राइस वो टाइम पे था जब नो वन इवन नोस क्या करती है कंपनी, राइट ऑफ कर दिया है। और वो ऐसी शूट अप हुई, लिक्विडिटी आ गई, हर चीज आ गई, मुझे एग्जिट भी ग्रेसफुली मिल गया, वो मैंने आर्टिकल भी उसके ऊपर डाला था। सो या आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन कितना होगा परसेंटेज वाइज? इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह? डेट 0, रियल एस्टेट 0, गोल्ड 0। पूरा इक्विटी? इक्विटी, कॉपर, यूरेनियम। तो इक्विटी एंड कमोडिटीज में कितना स्प्लिट होगा? इक्विटी जस्ट 30%, कमोडिटीज 30%, बाकी कैश। अच्छा, ओके। नो रियल एस्टेट? नो रियल एस्टेट। तो आपने कभी कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी खरीदी नहीं समझ में आता है। So you'll always prefer like not buying a house but renting a house? हाँ, मैं वो स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। एब्सोल्युटली। मुझे रियल एस्टेट का चीजें समझ में नहीं आती कि पीपल मेक मनी यार वहां पर, बट मुझे वो मैथ्स नहीं समझेगा। मुझे चाहिए लिक्विडिटी, मुझे कल चाहिए, मैं कल मेरे इन्वेस्टमेंट से निकल सकता हूँ और कुछ ऐसे आइडिया में डाल सकता हूँ जहाँ पर मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। राइट। तो हम वही कंपनीज का रिसर्च करेंगे जहाँ पर मेरा ग्राउंड रियलिटी में जानता हूँ, मुझे पता है अगले 2-3 क्वार्टर में इनका क्या रफ नंबर्स हो सकता है, लॉस कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए। सो अभी एक कंपनी है जिनको हम रिसर्च करके बैठे हैं, और वो कंपनी का मेरा 2.5 साल से रिसर्च चालू है। 2023 में मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था। मैंने एक मैगजीन में उसका इंटरव्यू पढ़ा था, और मैंने जाके देखी कि ये कंपनी डबल डिजिट मार्केट कैप पे खड़ा है और मेन बोर्ड की कंपनी है। उनसे जाके मैंने बात किया, उन्होंने मेरा मेल पे रिप्लाई नहीं किया, मेरे फोन के नंबर को ब्लॉक कर दिया। तब जाके मैं लिंक्डइन पे उनके सारे एम्प्लॉइज को मैसेज कर दिया। हाँ। तब एक एम्प्लॉय ने बोला ठीक है मैं आपको मिलवाता हूँ। तब मैं ऑल द वे दिल्ली गया उनसे मिलने, बिकॉज मुंबई क्यों आएंगे वो। जाके उनके ऑफिस में मिला, उनके धंधे को समझा, इंडस्ट्री को समझा, प्रोडक्ट को समझा, एंड देन 2 साल तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि ये जो बोल रहे हैं एक्चुअली कर रहे हैं कि नहीं। जब उन लोग ने वो कंप्लीट किया 2 साल का मेरा ऑब्जर्वेशन,
तब मैंने उनको आके बोला कि मैं आपको और हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर, कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ सेट ऑफ पीपल जो आपका यहाँ से ग्रोथ जर्नी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स से मिलाऊंगा जो आपको सही टाइम पे गाइड करेंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलाता हूँ जो आपको गवर्नमेंट टेंडर्स लेने में मदद करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जो आपको बीच बीच में प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाते रहेंगे। तो मैंने उस पूरे टीम को हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे पास कंपनी के स्टेक है, शेयर्स है। अब कंपनी को टेंडर लेना है तो उसको पता है किसके पास जाना है, सही क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स लेने हैं उसको पता है किसके पास जाना है, और अगर शेयर प्राइस परफॉर्म कर रहा है तो इसमें मेरा बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है। तो मैंने वो कंपनी को एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करके दिया जिसमें दे आर बेनिफिटिंग, और मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को ऐसा सॉल्यूशन बेनिफिट करके दिया जिसमें उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जिट है। तो इसमें आई नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, इंडस्ट्री कौन है मुझे समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट में कौन सा मिनिस्टर बैठा है उनके साथ भी हम बात करते हैं, कहाँ बिगेस्ट टेंडर निकलने वाला है ये भी समझ में आ रहा है, किसको टेंडर दिया है, अगर उसको नहीं टेंडर दे के इसको टेंडर देना है, फिर वो इट्स अ बिग ओशन, उसका गेम ही अलग है, उसका Right. धंधा ही अलग है। जो आपने इतनी सारी कंपनीज देखी है मल्टी बैगर्स लास्ट 4-5 ईयर्स में, ऐसे ही तो ऑर्डर नहीं मिलते। देयर इज अ वे जहां पर वो टीम काम करती है उनके लिए, जहां पर बाहर जाते हैं, लोगों को बात करते हैं, मिलते हैं, यू हैव टू प्लीज अ लॉट ऑफ पीपल। Yeah. तो अब आप एक स्टेज में इन्वेस्टर के वहां पर आ जाते हो जब आप एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन जाते हो। तो दिस इज आवर व्यू इन द मार्केट, हमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनना है, फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। आई हैव बिग रिस्पेक्ट फॉर वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, एवरीवन, बट मैं वो नहीं बनना चाहता। तो आप कौन बनना चाहते हो? अपूर्व शर्मा इन माई बेटर वर्जन। क्या बात है, Yes. that's a lovely answer. Who is one investor you admire the most? I used to admire Mr. Siddharth Bhaiya of Equitas until recently he passed away. Hmm. This is and there are some couple of very core investors. I work with them also, but I can't name them. I asked them, but I cannot name them. You had met सिद्धार्थ भैया? No, I've not. Okay. And क्या ऐसे पसंद आता था आपको उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल? It's contrarian call. So I think जब वो बेरिश हुए थे इंडियन मार्केट में, उसके बाद ही मैं बेरिश हुआ था इंडियन मार्केट्स में। बट उनकी रीजनिंग अलग थे, मेरे थोड़े रीजनिंग अलग थे, बट दैट सपोर्टेड इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। Yes. Super interesting. Thank you so much for doing this. What an insightful conversation. Last question. If you are in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Apurva Sharma, what is one question you would like to ask him? What Ras Capital has to offer you? So what Ras Capital has to offer you? So again, we are a SEBI registered boutique research firm. We have 3 products that satisfies all the investors. हमारे पास एक इन्वेस्टर है जो 5 लाख का पोर्टफोलियो भी है, हमारे पास इन्वेस्टर है जिसका 5,000 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है। 5,000 करोड़ का? हाँ। 5,000 crores. Wow. हमारे पास इन्वेस्टर। Can I ask who is this? I wish. So जब आपको काम करना है मार्केट में, आपको शॉर्ट टर्म आइडियाज पे भी काम करना है, आपको लॉन्ग टर्म आइडियाज पे भी काम करना है। सो वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दोस थिंग्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स संस्कृत नाम पे बेस्ड हैं। सर्वदा फॉर लॉन्ग टर्म, प्रहांड फॉर शॉर्ट टर्म, कृति कस्टमाइज फॉर पीपल हु वांट एवरीथिंग इन देयर पोर्टफोलियो। प्री आईपीओ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चर्ड डील्स, हर चीज की रिसर्च अवेलेबल है। बट ये जो बोल्ड कॉल लेने का एक हमारा मार्केट में प्रैक्टिस हमने किया है, हम वो मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे स्पेस में कुशल काम करते हैं जहां पर हमें एक्सट्रीम कॉल्स लेने पड़ते हैं। आप कभी कोई अपने इन्वेस्टर को 80-90% कैश कॉल देने के लिए बोल ही नहीं पाओगे, कोई करेगा ही नहीं, पागल हो गया क्या। बट व्हेन पीपल सी कि उसके होने के बाद इतना बड़ा हमारा डाउनसाइड सेव हुआ है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसने ऐसा क्यों बोला, कहाँ शिफ्ट हुआ है। तो वो फीचर हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लेके आते हैं। कॉल्स जो स्ट्रीट नहीं समझ पा रहा है क्यों ले रहे हैं, बट इन दी एंड वो बेनिफिट कर रहा है लार्जर स्कीम ऑफ इन्वेस्टर्स को। सो व्हेन वी गिव आउट कॉल्स, वो कॉल्स ऐसे होते हैं कि वो शायद आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के रोड मैप को चेंज कर देगा। तो आप एक टाइम पे इंडिया पे इन्वेस्टेड हो, आप शायद 3 महीने बाद ब्राजील में इन्वेस्टेड हो, 3 महीने बाद मैक्सिको में इन्वेस्टेड हो, और इंडिया मार्केट अगर मुझे चीप लग रहा है तो मैं फिर से 100% इंडिया मार्केट में आ जाऊंगा, अभी तो नहीं आऊंगा। Amazing. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, and I think we have a long way to go. And बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थे, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी पता चली, एंड प्लस ये जो यूरेनियम, कॉपर एंड अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बहुत इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड
ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर एंडेवर्स। होपफुली ये 400-500 crores का आपका advisory will grow to 5,000-10,000 crores very Thank soon. you so much. And all the best for that. And thank you so much for doing this once again. Thank you, Kushal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.